हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एक और पेपर का एनालिसिस आपके लिए लेके आया गया है। ठीक है, ये एग्ज़ाम है आपका CDS एग्ज़ाम 2020। आप यहाँ पे देख सकते हैं CDS एग्ज़ाम जो होता है साल में 2 बार UPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो ये जो पेपर है CDS एग्ज़ाम 1 है 2020, यानी 2020 में एक एग्ज़ाम हो चुका है, दूसरा एग्ज़ाम क्या है होने वाला है। जब दूसरा एग्ज़ाम भी होगा तो क्या होगा, उसका भी आपको एनालिसिस क्या होगा मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, जो भी पढ़ने वाले आपके फ्रेंड्स हैं, उनके पास इस वीडियो को क्या करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आने वाला मतलब अगर कोई भी पेपर होता है तो हम क्या करेंगे, उसका एनालिसिस आपको समय समय पे क्या करेंगे, देते रहेंगे। ठीक है, तो आपको भी क्या होगा, एक आइडिया लगता रहेगा कि जो भी मतलब आजकल एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन के हो रहे हैं उसमें अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ें तो उसके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा एनालिसिस चाहिए, GK GS का भी चाहिए, तो क्या करना है, आपको कमेंट करना है। तो अगर पॉसिबल होगा तो GK GS का भी क्या होगा, आपका एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या करना है, आपको लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल पर नए है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं CDS एग्ज़ाम 2020। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम आते हैं फिजिक्स में, तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स में, कि किसी पतले स्वर्णपर्णिका से अल्फा कणों के प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, कि जब रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था तो उन्होंने बताया था कि जब अल्फा कण प्रकीर्णित क्यों होता है, क्योंकि अल्फा कण तभी प्रकीर्णित हो सकता है, अल्फा कण पे चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज। और प्रकीर्णन कब होता है, आपको पता है कि प्लस के साथ अगर प्लस रहेगा तभी प्रकीर्णन होगा। तो मतलब जब ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं परमाणु है, परमाणु में जब क्या होता है, अल्फा कण जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ से प्रकीर्णित हो जाता है, यानी टकराने के बाद ऐसे क्या होता है, बाहर निकलता है। तो प्रकीर्णित होने का मतलब है कि इसके मार्ग में कोई ऐसा कण आ जाता है जो क्या करता है, इसको प्रकीर्णित कर देता है। तो चूंकि इस पर प्लस चार्ज है तो मार्ग में आने वाले कण पर भी कौन चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। तो अल्फा कण प्रकीर्णन से क्या संकेत मिलता है, संकेत यही मिलता है कि किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होता है, यानी कोई परमाणु है उसके केंद्र में कौन सा नाभिक होगा, धन आवेशित नाभिक होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C, यानी अल्फा कण यही प्रमाणित करता है कि किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि तत्वों का कौन सा युग्म समभारिक है। अब देखिए समभारिक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देखिए समभारिक में क्या करना होता है, समभारिक का मतलब होता है कि ऊपर वाले का मान सेम होना चाहिए। जैसे कोई भी तत्व जैसे 6C14 हो गया, तो समभारिक में हम क्या करेंगे, साली ऊपर वाले को देखते हैं। ये 6C14 है, चाहे 7N क्या है, 14 है, तो ऊपर वाला दोनों में क्या है, समान है, इसका मतलब क्या हो गया, समभारिक हो गया। तो समभारिक में हम क्या करते हैं, द्रव्यमान क्रमांक को देखते हैं, न कि परमाणु क्रमांक को। ठीक है, तो अगर हम देखें इस चारों ऑप्शन में किसमें ऊपर वाला सब में सेम है, मतलब किसमें ऑप्शन में सेम है, आपको ऑप्शन क्या होगा, D दिखाई देगा। अगर ऑप्शन आप D ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शन आपका D है, इसमें आप देख सकते हैं कि आर्गन 40 ऊपर है और नीचे 20, कैल्शियम कितना है, 40, यानी ऊपर इसमें भी क्या है, 40 है, इसमें भी नीचे ऊपर कितना है, 40 है, दोनों में ऊपर क्या है, 40 है। तो समभारिक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन D। तो ऑप्शन D आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40 आप यहाँ से देख सकते हैं, दोनों के ऊपर कितना कितना है, 40 है, इसका भी कितना है, 40, इसका भी कितना है, 40। तो ये क्या कहलाएगा, समभारिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारत्व तो निर्धारित होता है। अब देखिए ध्वनि अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो देखिए ध्वनि का जो तारत्व होता है, जो पिच होता है, कौन निर्धारित करता है, तो जो तारत्व का गुण होता है वो निर्धारित करता है ध्वनि की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है कि हाँ ध्वनि का पिच कैसा है, यानी ध्वनि मोटी है कि ध्वनि क्या है, पतली है। तो ऑप्शन में क्या होगा, आवृत्ति। काफ़ी मतलब आसान क्वेश्चन है, भारी नहीं है। साथ बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण X किरणों का नहीं है, मतलब इसमें कौन सा जो गुण है X किरणों का नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं कि कह रहा है कि ऑप्शन डी में कह रहा है कि दृश्य प्रकाश की तुलना में इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। जी हाँ, सही है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 के बीच होता है, जबकि इसका होता है 1 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच, तो इसका काफ़ी कम है। ये तो ऑप्शन क्या है, सही है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, द्रव पदार्थों में इनकी वेधम लंबाई अधिक होती है, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है, ये भी सही है, नहीं होती है।
फिर कह रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित हो जाते हैं। ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो एक्स किरणें होती हैं वो चुंबक विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि एक्स किरणों पे कोई आवेश होता ही नहीं है। कोई भी किरण विक्षेपित कब होगी, जब उस पर कोई आवेश होगा। तो चूँकि एक्स किरण पे कोई आवेश नहीं होता है, जब एक्स किरण पे कोई आवेश होता ही नहीं है तो ये क्या होगी, विक्षेपित नहीं होगी। तो यहाँ पर दिया है कि ये विक्षेपित हो जाती हैं, तो ऑप्शन क्या है, गलत है, ये विक्षेपित नहीं होंगी, यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 9 की तरफ। 9 में कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में क्या करना है, आपको सोचना है और बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। यूपीएससी का एक यही नेचर है कि ज़्यादातर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सही नहीं है। तो अगर समतल दर्पण आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा। पहला है कि इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है, बिल्कुल सही है। वस्तु जितनी बड़ी होगी प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। दूसरा, पार्श्विक रूप से व्युत्क्रमित होता है, तो ये भी सही है। अगर हम किसी लेटर को देखेंगे समतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी भी क्या है, सही है। तीसरा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है। समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, न कि वास्तविक, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। चौथा में कह रहा है कि यह दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर वस्तु दर्पण के सामने होती है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या होता है आपका सी, कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है, नहीं। और समतल दर्पण जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, न कि वास्तविक, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा, नहीं मिला है क्योंकि ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन ही है। पेरिस्कोप यानी परिदर्शी, पेरिस्कोप के बारे में पूछा गया है। पेरिस्कोप जनरली हमारे सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। देखिए कह रहा है कि पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, कितने एंगल पर। तो देखिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना होता है, जैसे बॉर्डर वगैरह पे कि दुश्मन की गतिविधियाँ क्या हैं, तो वहाँ देखने के लिए हम लोग पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण कितने एंगल पर रहते हैं, 45 डिग्री के कोण पर। तो एक दूसरे से कितने कोण पर रहेंगे, 45 डिग्री के कोण पर रहेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पेरिस्कोप में 2 जो समतल दर्पण होता है एक दूसरे से कितना होता है, 45 के कोण पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन काफ़ी आसान है। कह रहा है कि यदि वायु में प्रकाश की चाल इतनी है तो एक ऐसा माध्यम जिसका अपर्तनांक 3/2 है में प्रकाश की चाल क्या होगी। आपने पढ़ा होगा अपर्तनांक बराबर क्या होता है, अपर्तनांक बराबर होता है C/V। C का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, V का मतलब होता है किसी माध्यम में। तो यहाँ हमको V का मान निकालना है। V का मान निकालेंगे तो क्या होगा, C/में हो जाएगा N। C का मान कितना है, तो C का मान दिया है 3 × 10⁸ और N, तो N का मान आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कितना दिया है, 3/2। 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो मान कितना आएगा 2 × 10⁸। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी जिसका अपर्तनांक 3/2 है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आसान क्वेश्चन है, मैट्रिक आई है, चाहे आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 12 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 12 जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 12 में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। देखिए इससे पहले हमने एक पेपर डिस्कस किया था एनडीए वाला, उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था, विकिरण पे क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, विकिरण पे क्वेश्चन दिया है, 4 को दे दिया है, सबसे किसका न्यूनतम होता है आपको बताना है। तो देखिए सबसे न्यूनतम पूछ रहा है, सबसे न्यूनतम किसका होता है, तो सबसे न्यूनतम में देखते हैं। देखिए सबसे है पराबैंगनी, तो पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट का सबसे कम होता है तरंग दैर्घ्य। इससे अधिक किसका होता है, तो इससे अधिक होता है दृश्य प्रकाश का, सेकेंड पे आता है। इससे अधिक किसका होता है, तो इससे अधिक होता है अवरक्त का, इंफ्रारेड का। और सबसे अधिक किसका होता है, रेडियो तरंग का। तो रेडियो तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, 1 नंबर पे आता है ये। फिर अगर आप देखेंगे अवरक्त कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। दृश्य कितने पे आता है, 3 नंबर पे आता है। और 4 नंबर पे क्या आता है, पराबैंगनी प्रकाश। तो पराबैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। ये मिलेगा आपको पढ़ने के लिए सेकेंड ईयर में, जब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। कराई किसी कमानी के बल नियतांक चाहे बल स्थिरांक की बीमा कितनी होती है। तो देखिए कमानी में फार्मूला ये होता है, F बराबर आपका फार्मूला होता है कमानी के लिए। अगर हम F का फार्मूला लिखे तो होता है F बराबर KX। K का मतलब होता है कमानी का स्थिरांक, F का मतलब होता है बल और X का मतलब होता है दूरी। तो अगर हम K का मात्रक निकालेंगे तो क्या आएगा, K बराबर होगा F/X। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन, और X का मतलब क्या होता है, मीटर, तो मीटर। तो ऑप्शन क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी सही हो जाएगा। किसी कमानी के बल स्थिरांक की जो बीमा होती है न्यूटन प्रति मीटर होती है।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है सीधे क्वेश्चन नंबर 24 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीधे 24 में कि क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 है, एक सेकेंड आ गया, ये रहा। इसमें पूछा है कि डिग्री में मतलब कह रहा है कि यदि एक प्रणाली का तापमान केल्विन में x है, यानी केल्विन के लिए क्या लिखना है आपको, तो x, केल्विन के लिए आपको लिखना है x, और सेल्सियस के लिए कितना लिखना है, मतलब y लिखना है। तो सेल्सियस में और केल्विन में क्या संबंध होता है? अगर आपने फर्स्ट ईयर में क्या है अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं। देखिए फार्मूला होता है केल्विन के बराबर 273 प्लस सी, यानी अगर आपको क्या करना है केल्विन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 273 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ केल्विन के लिए क्या लिखना है x, तो केल्विन के स्थान पर हम लोग क्या लिख लेंगे x, तो x हो जाएगा बराबर तो बराबर 273 तो हो जाएगा आपका 273 प्लस में क्या है c, c को क्या लिखना है y, तो क्या होगा x बराबर 273 प्लस y। अब देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर है आपका बी, x बराबर 273 प्लस क्या है y है, यानी केल्विन में और सेल्सियस में मतलब क्या है रिलेशन पूछा हुआ है। तो एक केल्विन में होता है 273 प्लस सी, यानी 273 जितना सेल्सियस मन इसमें क्या कर 273 को जोड़ दो तो केल्विन का मान निकल जाएगा। तो यहाँ केल्विन को क्या लिखना है x, तो x लिख दिया गया, 273 तो हो गया 273, और सेल्सियस कितना है y, तो यहाँ पे 273 प्लस क्या हो गया y, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। पूछा है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, ये तो आपने पढ़ लिया है, प्रतिरोधकता का हम लोग क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि रो का मतलब मात्रा क्या होता है, ठीक है। रो किस यूनिट में अभिव्यक्त की जा सकती है, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो रो का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए रो का फार्मूला होता है, रो बराबर आपका फार्मूला होता है R इंटू ए बटा में L, यानी अगर आप मात्रक निकालेंगे तो R का क्या होगा ओम, तो ओम हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर होगा, और नीचे लंबाई का क्या होगा मीटर, तो 1 मीटर से स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा ओम मीटर। तो जनरली तो होता है ओम मीटर, और इसमें देख रहे हैं कि कहीं ओम मीटर है ही नहीं, एक तो ओम है तो ओम होगा नहीं, दूसरा है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी होगा नहीं। अब बचता है दूगो ओम प्रति सेंटीमीटर चाहे ओम सेंटीमीटर। तो देखिए ओम मीटर होता है, अब ओम मीटर नहीं है तो अगर हम मान लेते हैं कि लंबाई के मात्रक को अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या हमारा आएगा ओम सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है, मतलब कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। तो देखिए ये अवरक्त विकिरण का इस्तेमाल हम करते नहीं है, पराबैंगनी का भी करते नहीं है, दृश्य प्रकाश का भी हम लोग करते नहीं है, सिर्फ बचता है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंग का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी उपग्रह संचार में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो थे सीडीएस एग्जाम 2020 में क्या किए गए थे, फिजिक्स में से पूछे गए थे। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है, तो फिजिक्स से बस इतना ही क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स से जो भी क्वेश्चन है, अगर आप क्या करते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अच्छे से तरीके से पढ़ते हैं तो आसानी से कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो सीडीएस हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विस हो, इसका मतलब होता है चाहे वो एनडीए हो यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो सीडीएस हो चाहे एनडीए हो, ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये डिस्कशन कैसा लगा आपको कमेंट करना है, और बता ही दिए हैं कि अगर आप ऐसा ही डिस्कशन चाहते हैं तो क्या करना है, वीडियो को अधिक से अधिक क्या करना है, शेयर करना है, ताकि जो भी इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी क्या करें, इसमें मतलब आसानी मिले। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।